नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। घूसखोर एएसआई चढ़ा एसीबी के हत्थे 10,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों हुआ गिरफ्तार। किसी मामले में नाम हटाने की एवज में मांगी थी रकम। उदयपुर में कोरोना की एंट्री से चिकित्सा विभाग में हड़कंप। 2 नए मामले आने के बाद चिकित्सा विभाग हुआ अलर्ट। लोगों से की एहतियात बरतने की अपील। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर एक बार फिर हुआ सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार गिरी 60 फीट खाई में। हादसे में 2 युवक हुए गंभीर घायल। अब खबरें विस्तार से। पुलिस थाने में भ्रष्टाचार का खुलासा। केस में राहत दिलाने के बदले मांगी थी रिश्वत। एसीबी कर रही है अन्य अधिकारियों की संलिप्तता की जांच। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी मुहिम के तहत उदयपुर जिले में आज एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के स्पेशल यूनिट ने प्रतापनगर थाने में तैनात सहायक उप निरीक्षक एएसआई राजेश कुमार मीणा को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसीबी के विशेष टीम ने योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दी, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के अनुसार आरोपी एएसआई राजेश मीणा ने एक दर्ज मामले में शिकायतकर्ता ललित सिंह देवड़ा से उसका नाम और उसकी कार हटवाने के एवज में 15,000 की रिश्वत की मांग की थी। जब शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने से इनकार किया तो उसे जेल भेजने की धमकी दी गई। शिकायत के आधार पर एसीबी की टीम ने 26 मई को सत्यापन कार्रवाई की, जिसमें एएसआई द्वारा 10,000 की रिश्वत लेने पर सहमति की पुष्टि हुई। इसके बाद 27 मई को ट्रैप कार्रवाई करते हुए उसे रिश्वत लेते ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई एसीबी स्पेशल यूनिट उदयपुर द्वारा की गई। यह कार्रवाई का नेतृत्व राजीव जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी उदयपुर कर रहे थे। वहीं पूरी कार्रवाई उप महानिरीक्षक शिवराज और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में हुई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी एएसआई से पूछताछ की जा रही है और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अब इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं इस पूरे मामले में कोई और पुलिस अधिकारी तो शामिल नहीं है। मामला इस प्रकार है, हमारे पास एक प्रार्थी आया। उसने ये बताया कि प्रतापनगर थाने में जो एएसआई हैं राजेश, वो मुझे टेलीफोन कर रहे हैं बार बार और मुझे इस बात के लिए डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि मेरा नाम एक मुकदमे में आ रहा है और तुम शीघ्र आके मिलो। और मिलने के लिए थाने पर भी नहीं बुला रहे हैं। एएसआई के कहे अनुसार मैं उससे मिलने रेती स्टैंड गया, जहां उससे बातचीत हुई। जाने के पूर्व वो प्रार्थी हमारे पास आया तो हमने सत्यापन करवाया। सत्यापन में एएसआई ने उसको बहुत डराया, धमकाया और कहा मैं तुझे जेल में डाल दूंगा, और आखिर में रिश्वत की मांग पर आ गया। और बहुत बुरी तरह धमकाने के बाद उससे पैसे मांगे। प्रार्थी ने कहा इतने पैसे तो मैं नहीं दे सकता। फिर एएसआई द्वारा 15,000 रुपये की मांग की गई और उसके बाद 10,000 रुपये की मांग की गई। और मांग करने के बाद यह कहा कि तू एक गाड़ी भी एडजस्ट कर देना, एक वरना गाड़ी एडजस्ट कर देना, मैं तेरा नाम निकाल दूंगा। इस पर आज एसीबी की टीम, जिसमें लक्ष्मण डांगी, चंद्रकांत, दिनेश, जाबिर खान सब इंस्पेक्टर इत्यादि सब थे, एसीबी ने अपनी प्रक्रिया अनुसार रिश्वत की राशि प्रार्थी के द्वारा जब एएसआई को दी गई तो उसे मौके पर ही दर्द पहुंचा। एएसआई से पूछताछ करने पे पता चला कि वो एक प्रकरण का अनुसंधान कर रहा था, जिसमें अपहरण की धाराएं भी लगी हुई है, जिसमें 3 लड़कों को अरेस्ट किया गया था।
और उन लड़कों से बातचीत करने पर एएसआई ने बताया कि उन लड़कों ने इस लड़के के लिए कहा था, जबकि अनुसंधान में इसकी कोई भूमिका स्पष्ट नहीं हो रही थी, किंतु एएसआई द्वारा फिर भी बदनीयती रखते हुए और अवांछित लाभ पाने के लिए इसको डराया धमकाया गया और इससे रिश्वत की राशि ग्रहण की। आज कार्रवाई करने के बाद एएसआई के घर की हाउस सर्च ली गई और विधि अनुसार अग्रिम कार्रवाई जारी है। उदयपुर में 2 दिनों के भीतर कोविड-19 के 2 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। देश भर में एक बार फिर कोरोना वायरस की सक्रियता देखी जा रही है और ऐसे में उदयपुर में नए केस सामने आना स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया है। एमबी हॉस्पिटल प्रशासन ने तुरंत सतर्कता बरतते हुए आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि कोविड को लेकर फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि मरीजों में फिलहाल लक्षण सामान्य है और दोनों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। चिकित्सकों की सलाह है कि लोग पहले की तरह मास्क पहने, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखें। विभाग की ओर से टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने और संदिग्ध मरीजों की निगरानी के निर्देश भी जारी किए गए हैं। चिकित्सा विभाग ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों से बचें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज़, खबर हर कीमत पर। उदयपुर जिले का सवीना क्षेत्र जो कि तेजी से विकसित हो रहा है, आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। सवीना चित्रकूट नगर के निवासी इन दिनों गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलदाय विभाग की ओर से सवीना क्षेत्र में कुछ जगहों पर पानी की पाइपलाइन बिछा दी गई है और नियमित पानी की आपूर्ति भी हो रही है, लेकिन कुछ कॉलोनियों को जानबूझकर इस योजना से वंचित कर दिया गया है। इन वंचित कॉलोनियों में रहने वाले लोगों का आरोप है कि यह सब ठेकेदार की मिलीभगत से हुआ है। उनका कहना है कि पूरे इलाके को पाइपलाइन से जोड़ने के बजाय एक खास कॉलोनी को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है। टी न्यूज़ की टीम ने जब ग्राउंड पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया तो सच्चाई चौंकाने वाली थी। तो देखिए हमारे टी न्यूज़ के संवाददाता मोहम्मद यासर की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। आज हम खड़े हैं उदयपुर शहर के, उदयपुर ज़िले के सवीना क्षेत्र में, जहां पर लोगों की जन समस्या इतनी ख़तरनाक है कि आपको हम बताने में बहुत वो है कि यहां पर जो पानी पीने का पानी के लिए लोग इतने तरस रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर पानी की पाइपलाइन डाल दी गई है। यहाँ ठेकेदार की लापरवाही की वजह से इस क्षेत्र में कोई भी पानी की लाइन नहीं डाली जा रही है। यहाँ के क्षेत्रवासी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ की जन समस्या क्या है और चलिए हम बात करते हैं। क्या समस्या आपकी यहाँ की, सबसे पहले बताएं कि। सर, मैं मोहम्मद आरिफ, सवीना क्षेत्र, नेला तालाब, बेलडी माता मंदिर के पास। यहाँ पे सर जल परिवहन योजना चल रही है प्रधानमंत्री की, घर घर पानी पहुँचाने के लिए। इस क्षेत्र में 7 गलियाँ हैं, चित्रकूट नगर कहलाता है ये। 6 गलियों में पानी की सप्लाई दे चुका है ठेकेदार। 7वीं गली हमारा नंबर आता है। हमारी गली में कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। हम उसको कह रहे हैं तू हमारे नीचे इलाके थे, वो कहता है पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, जबकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र, पूरे पहाड़ी क्षेत्र पे बसी कॉलोनी है और हमको मना कर रहा पानी नहीं है। तो आपने इस बात को लेकर हमने सरपंच साहब को भी शिकायत करी है। हमारे कौम के जो सदर सेक्रेटरी ओहदेदार है उनको भी हमने करी इस बारे में। जलादेव विभाग में कंप्लेंट करी है, 181 पे जयपुर के अंदर कंप्लेंट करी। इसके लिए लास्ट में आपके चैनल के माध्यम से मैं न्यूज़ राजस्थान के माध्यम से मेरे को पता पड़ा कि आप लोग हमारी हेल्प कर सके, तो आपके माध्यम से मैं अब आपके सामने आया हूँ। तो आप हमारी कुछ मदद करो सर और आगे शिकायत करो। कल भी सर हमारे एक पीएचडी से फ़ोन आया था सर कि आपकी क्या समस्या, हमने उनको भी बताया इस बारे में। उन्होंने हमारे आधार प्रूफ मांगे कि आप यहाँ के निवासी हो कि नहीं इस क्षेत्र के, तो हमने उनको भी हमारे आधार प्रूफ दे दिए। हमने जो भी हमारे क्षेत्र के निवासी है हमने सबके दिए हमारे आधार। वो कह रहा आधार बताओ कि आप हो कि नहीं, तो हमने बता दिए सर। अब जो इस क्षेत्र के नहीं है
जो यहाँ जवाब चवान सरूमर्स कहाँ से आए हुए वो बसे हुए सब, उन सब के पानी के दे रहे हैं कनेक्शन, हमें नहीं दे रहे सर, जबकि हम उदयपुर लोकल के निवासी हैं यहाँ। हम और से महिलाओं से भी बात करेंगे, हम जानना चाहेंगे महिला की यहाँ की समस्या को, हम पूछेंगे यहाँ की ठेकेदार की मिलीभगत से तो काम नहीं हो रहा है। हम पूछेंगे इनसे एक बार, आप भैया ये बताएं क्या मामला है यहाँ पे, क्या समस्या है? ठेकेदार की रसूखदार की वजह से यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है या फिर कोई जलदा विभाग इसमें मिला हुआ है, क्या चीज़ है, क्या मामला है बताएं? सर ये सब मिलीभगत है इसमें, और जिस काम को अगर 6 गली तक पहुँच सकता है तो 7वीं गली में लाने में मेरे हिसाब से कोई हर्ज होना नहीं चाहिए, और सब इजी हो रहा है। इतना कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, पूरा एक ही जैसा है, सिमिलर है। इसको करके जैसे तैसे हमारा आपसे एक निवेदन है कि इसको आप पूर्ण करवाएं बस। कुछ महिला भी है, हम महिलाओं से बात करेंगे, उनकी समस्या है, हम पूछेंगे उनसे कि कहाँ से उनको पानी लाना पड़ता है, क्या समस्या है। सच बताए क्या मामला है पूरा यहाँ पे, क्या पानी की समस्या है? बहुत समस्या है भाई साहब, पानी बहुत दिक्कत है। क्यों यहाँ पे पानी पाइपलाइन क्यों नहीं डाली गई है? क्या पता, पाइपलाइन तो 6 महीने पहले डाल दी थी। आपको पानी कहाँ से लाना पड़ता है? बेलड़ी माता हेडपम्प से। तो इतनी दूर से पानी लाने की क्या समस्या? टेम्पो में लाते हैं, क्या करें, बच्चे टेम्पो चलाते हैं उसमें लाते हैं। पता है अच्छी क्या मामला पूरा? पानी की बहुत परेशानी है, हम बहुत परेशान हो गए हर साल जब भी पानी परेशान होगी, वो पानी की बहुत परेशानी है। 2-3 महीने हो गए हेडपम्प से ला रहे हैं, फरवरी में क्या करें, मजबूरी, नहाने धोने में पानी नहीं। सरपंच वगैरह को गए थे सरपंच साहब के वहाँ, फिर उन्होंने बोला, सुना ही नहीं करी उन्होंने। 10 दिन लगेगा, नहीं बोले। क्या मामला है यहाँ पे, क्या हुआ? ये बस पानी की समस्या है, कितना टाइम से पानी की समस्या है? ये 3-4 महीने से पानी हमारे आ नहीं रहा है। यहाँ के निवासी? हाँ, यहीं से निवासी हैं। करी शिकायत, वो आए भी थे, आके बोला कि आ जाएगी, उसके बाद भी पाइप लाइन नहीं डाली, हमारे नल भी नहीं, उधर पीछे आए, हमारे इधर नहीं दिए। क्या मामला बताया आपको यहाँ पे? वही सर पानी की समस्या है। कितना टाइम से है, क्या है? 4 महीने हो गए जब से पानी इधर है ही नहीं है, पीछे सारे में लाइन डाल दी, अपनी तरफ लाइन ही नहीं आई। ये तो ऐसा क्यों ऊपर लाइन डाल दी, नीचे लाइन नहीं डालनी? अब ये तो वही जाने ना, इधर क्यों नहीं लेके आए, इतनी दूर दूर से पानी भर भर के लेके आ रहा है। यहाँ पर देखिए गली के अंदर करीब 10 से 15 मकान बने हुए हैं। इन सभी मकानों पे आप खुद देखिए, उस घाटी से नीचे उतरने के बाद वहाँ पर पानी की पाइपलाइन डाली गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ ठेकेदारों के रसूखदारों और जलदा विभाग की कार्रवाई की वजह से यहाँ पर हमारे साथ एक चाचा भी जुड़े, उनसे भी पूछेंगे क्या मामला है। चाचा यहाँ पर क्या पानी की समस्या है? अरे पानी की बहुत समस्या है साहब, नीचे से पानी इधर से लारियाँ ले जाते हैं, बेचारे लेके आते हैं, गाड़ियों से नहीं पानी लेके आते हैं। पानी कहते हैं कि पानी नहीं चढ़ता है, जगह ऊँची जगह में तो पानी चढ़ रहा है सब में, और यहाँ पानी नहीं चढ़ा। नहीं तो यहाँ पर आपने जब ठेकेदार यहाँ पर पाइपलाइन डाल रहा था तो उस वक्त आपने कुछ बोला नहीं उन ठेकेदार को? नहीं, हम बोला है उसको तो, मगर वो तो उसने ध्यान ही नहीं दिया, सुना अनसुना करके रवाना हो गए। तो क्या ये एक ठेकेदार या जलदा विभाग की मिलीभगत की वजह से, या फिर क्या हो सकता है साहब? मिलीभगत भी हो सकती है कि सब जगह नल लग गए और सब जगह पानी जा रहा है, और नहीं यहाँ बस इस चौकर पे करेंगे, यहाँ नहीं जा रहा। के ग्रुप में डाल रहे हैं कि पानी चालू हो गया, देखो पानी चालू हो गया, हम लोग तरस रहे उस वीडियो को देख के। गली में जिनके पानी चालू हुआ वीडियो बना के ग्रुप में डाल रहे हैं कि देखो साहब हमने पानी चालू करा दिया, लेकिन हम तो मोहताज हो गए ना पानी के लिए। यहाँ पर इस कॉलोनी में करीब कितने घर है जो काफी? ये 12 मकान है सर, देख लो, प्लॉट 12 इधर है, 12 इधर है। यहाँ की जन समस्या को आपने सुना, यह मुझे लगता है यहाँ पर ठेकेदार की लापरवाही है। कुछ 10 से 15 घर ऐसे हैं जो अभी भी पानी के प्यासे हैं, उनको ठेकेदार और जलदा विभाग यहाँ पर इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और टी न्यूज़ के साथ संजू राही, मोहम्मद यासर, उदयपुर। स्थिति इतनी बदतर है कि लोगों को पीने के पानी के लिए रोजाना 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। गर्मी के इस मौसम में यह परेशानी और भी गंभीर हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में कई जगहों पर ठेकेदारों ने पाइपलाइन डाल दी, लेकिन उनकी कॉलोनी को योजना से बाहर रखा गया। प्रशासन की चुप्पी और लोगों की तकलीफ के बीच खड़ा है यह सवाल, आखिर कब मिलेगा चित्रकूट नगर को उसका हक? देखना यह होगा कि प्रशासन इस मुद्दे पर कब जागेगा और कब तक आम जनता को पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य और सफलता को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा महिला मोर्चा ने मंगलवार को जगदीश चौक से एक भव्य सिंदूर यात्रा निकाली।
शहर भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर कविता जोशी के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने भाग लिया, जिन्होंने देश के वीर जवानों के सम्मान और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। यह यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी, जहां मातृशक्ति ने सेना के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई की जमकर सराहना की। उन्होंने भविष्य में भी ऐसी ही कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। रैली में उपस्थित महिलाओं ने भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने के लिए एकजुटता दिखाई, जिससे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के पराक्रम का संदेश पूरे शहर में गूंज उठा। हमारे देश में पहलगाम में जो हमला हुआ है और वहाँ के निर्दोष लोगों को धर्म और जात पूछ करके जहाँ पर मारा गया था उन निर्दोष लोगों को, और जो लोग वहाँ पर शहीद हुए थे उन शहीदों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी और समस्त मातृशक्ति, संपूर्ण उदयपुर की मातृशक्ति और समस्त संगठनों द्वारा आज उदयपुर में जगदीश चौक से लेकर हाथीपुल तक सिंदूर यात्रा निकाली जा रही है। यह सिंदूर यात्रा उन शहीदों को नमन है, हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि है जो उन बहनों ने उस पहलगाम हमले में खोया था। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सिंदूर नहीं होकर के वो हमारे लहू में दौड़ता हुआ एक ऐसा रग रग में दौड़ता हुआ ऐसा सिंदूर है जो निश्चित तौर पर हमको ताउम्र याद दिलाएगा। और जिस तरीके से मोदी जी ने पहलगाम में हुए हमले को लेकर के आतंकियों से उनके 9 ठिकानों पर बम ध्वस्त करके उनके ठिकानों को ध्वस्त किया है, हम मोदी से यही अपेक्षा करते हैं। हमारी तरफ से तो एक छोटी सी श्रद्धांजलि है, लेकिन उन आतंकियों को इस तरीके का सबक मिले कि भारत की तरफ कोई आंख भी उठा करके देखे तो निश्चित तौर पर उनकी रूह कांपनी चाहिए। और इसी यात्रा के माध्यम से हम एक संदेश यह भी देना चाहते हैं कि जो वीर सैनिक देश की सीमा पर खड़े हुए दिन रात देखते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ पर खड़े हुए हैं, तो मैं उनके लिए इतनी सी बात कहना चाहती हूँ कि न दिन देखा न रात देखा, न धूप देखी न छाँव देखी, लेकिन जब भी देश को आपकी आवश्यकता हुई आपने 7 समंदर पार जाकर के भी ये तिरंगा लहराया है। उन वीर सैनिकों को हमारी तरफ से एक सम्मान। प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो 22 तारीख को पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने सुहागनों के सामने अपने पति की निर्मम हत्या की है, उसको ऑपरेशन सिंदूर के तहत चलाया गया है। आज देश की सरहदों पर जितने आतंकवादी है उनको मारा जा रहा है। उन शहीदों की, उन महिलाओं का हौसला बुलंद करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत राजस्थान, भारत में सब जगह रैली निकाल रहे हैं। आज उदयपुर में भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम ये रैली निकाल रहे हैं और हमने एक नुक्कड़ नाटक में प्रस्तुत किया है, जिसमें हम ये दर्शाना चाह रहे हैं कि आज की महिला का भले सिंदूर उजड़ गया है पर वो बचेगी नहीं, वो रहेगी नहीं, वो इस आवाज को देश तक उठाएगी और आतंकवाद का खात्मा करेगी। जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा तब तक ऑपरेशन सिंदूर चलेगा। क्या संदेश देना चाह रहे हो और क्या महत्व इसका? आप सभी को पता है कि हमारे पहलगाम के अंदर आतंकी हमला हुआ था, वहाँ पर धर्म पूछकर हमारे देश के भोले बाली जनता को मारा गया, कुल 26 जनों को मारा गया। और इसके बदले में कुछ ही दिनों में हमारे देश के वीर जवानों ने जिस तरीके से हमारे यहाँ पे आतंकवादियों ने हमारी मातृशक्ति के सिंदूर को उजाड़ा था, उसी तरीके से हमारे वीर जवानों ने कुछ ही दिनों में वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी हेडक्वार्टर है उनको उखाड़ के फेंक दिया। इसीलिए यहाँ पर मातृशक्ति उन वीर जवानों के सम्मान के लिए, उनको आभार व्यक्त करने के लिए इकट्ठी हुई है और ये संदेश दे रही है कि ये नए भारत की नई तस्वीर है। जब भी राजस्थान के राष्ट्रीय पशुपालक संघ ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए 2 सितंबर 2024 को देवारी बाईपास पर हुई सड़क दुर्घटना में 6 ऊँटों की मौत के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर गहरी नाराजगी जताई है।
संघ अध्यक्ष लालजी रायका द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि मृत ऊंट गणेश लाल रेबारी के थे। घटना की रिपोर्ट 3 सितंबर को प्रतापनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अब तक केवल अज्ञात वाहन दर्ज कर मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि ऊंट राज्य पशु है जिसकी हत्या या हानि पर ऊंट संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत 2 वर्ष की सजा और आर्थिक दंड का प्रावधान है, परंतु वाहन चालक की पहचान न होने से कानून निष्प्रभावी हो गया है। ज्ञापन में दोषियों को गिरफ्तार कर ऊंट कानून के तहत सजा दी जाए। इसके अलावा हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही की जांच हो और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। साथ ही मांग की है कि मुआवजे के तौर पर हर ऊंट के लिए 50,000 रुपए दिए जाए। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना देंगे। प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान लेकर शीघ्र कदम उठाने की मांग की है। आज हमने ये ऊंट बचाओ आंदोलन यहाँ पे शुरू किया है। इसका एक कारण ये है कि देबारी बाईपास पे 6 ऊँटों की निर्मम जो मृत्यु हुई एक्सीडेंट में, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि किस वाहन ने उनको एक्सीडेंट किया। अज्ञात वाहन करके और पुलिस ने फाइल बंद कर दिया। ये बिल्कुल भी अनुचित है। एक, पुलिस को इस बात की जांच करनी चाहिए कि इन ऊँटों को किसने मारा। दूसरा हमारा ये पॉइंट है, ये मांग है कि ऊँटों को जो एक्सीडेंट पे मारा है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। और ये मुआवजा एक तो व्हीकल का पता चल जाता तो व्हीकल के मालिक को देना चाहिए, यदि उनका पता नहीं चलता है तो नेशनल हाईवे को देना चाहिए, क्योंकि ये गलती नेशनल हाईवे की है। यदि हम लोग आसपास के जो बैरिकेड नहीं लगाते हैं, खुले कर देते हैं, तो बट नेचुरल है पशु वहाँ जाएगा। पशु के लिए रोड और ज़मीन में कोई अंतर नहीं होता है। ऊँट हमारी विरासत है, हमारे इतिहास का भाग है। जब भी राजस्थान का नाम आता है, रेगिस्तान और ऊँट का नाम पहले आता है, लेकिन सरकार ऊँट को बचाने में बिल्कुल भी सफल नहीं रही। इस तरह की घटना बार बार हो रही है। अभी 2-4 दिन पहले यहाँ उदयपुर में 3 ऊँट को बिजली का हाई टेंशन करंट लगा और तीनों ऑन द स्पॉट मर गए। ना तो बिजली विभाग वहाँ पे आया, ना कोई उनको कोई मुआवजा मिला, ना उनको ऊँटों कोई अपराध की कोई उनको वो सज़ा मिली। ऊँट कानून बनाया गया है, लेकिन उस बहुत सारी धाराएं रखी गई है, लेकिन जो ऊँटों को पीड़ित कर रहा है उसके ऊपर वो धाराएं नहीं लगती हैं। ऊँट पालक पे लग जाती हैं। ऊँट पालक कहीं बेचने जाता है, ऊँट पालक गिरफ्तार हो जाता है और इस कारण ऊँटों की कीमत बहुत तेज़ी से गिर गई है। कुछ ही दिनों में, मैं कह रहा हूँ कुछ वर्षों में हमारा ये जो स्टेट एनिमल हम लोग तथाकथित जो डिक्लेयर किया है और जिसकी सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं किया है, कुछ वर्षों में ऊँट राजस्थान से ख़त्म होने वाले हैं। फिर हम लोग कहानियाँ बनाएंगे, फिर हम लोग प्रयास करेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए समय रहते हमने ऊँटों को बचाया तो हमारी विरासत बचेगी, अन्यथा नहीं बचेगी। राज पशु का सरकार ने दर्जा दिया, लेकिन ना तो ऊँटों के लिए कोई जंगल सुरक्षित किया, ना कोई सेंचुरी है। अभी ऊँट जो आप चरते हुए देखते हैं, रोड के किनारे चरते हैं, जंगल बंद हो गए, खेतों में उनको घुसने नहीं देते हैं। दूसरा जो ऊँट का दूध है, ऊँटनी का जो दूध है, उसकी कोई प्राइस नहीं मिलती। कल भी हमने मंत्री साहब यहाँ पे जो पशुपालन मंत्री है उनसे मीटिंग किया कि भाई ऊँटनी का दूध का भी एक MSP होना चाहिए, जैसे किसान के लिए फसल का होता है। 80 रुपया MSP होना चाहिए, तभी ऊँट पालक के लिए वो प्रॉफिटेबल होगा। अभी हालत यह है, रोजी रोटी पालने में वो समर्थ नहीं है, इसलिए वो सेल कर रहे हैं। और सेल भी आपको जान के प्राइस को इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, ऊँटों की कीमत बकरी की कीमत से कम हो गई है, लेकिन कोई भी उनकी तरफ देख नहीं रहा है। इसलिए राष्ट्रीय पशुपालक संघ ने पूरी आवाज़ उठाई है। 1-1.5 साल से हम जगह जगह पे जाके आवाज़ उठा रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं
कि भाई ये हमारा पशु है, राजस्थान का पशु है, ये पूरे प्रदेश का पशु है, किसी एक समाज का नहीं है, इसको बचाना चाहिए। महाराणा प्रताप जयंती समारोह के अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेवाड़, कृष्ण कल्याण संस्थान और महादेव सेना के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित रक्तदान शिविर सेवा और समर्पण का अद्भुत उदाहरण बन गया। इस प्रेरक आयोजन में कुल 87 रक्तवीरों ने रक्तदान कर समाज में भाईचारे और सहयोग की भावना को मजबूती दी। शिविर का शुभारंभ सुबह 9 बजे महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित कर और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। क्षत्रिय महासभा के प्रवक्ता रणवीर सिंह जोलावास ने बताया कि रक्तदान में समाज के सभी वर्गों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। इस दौरान दिव्यांग प्रताप भक्त लोकेश चौधरी ने अपने दोनों हाथ न होने पर भी अपनी जांघों से रक्त देने की इच्छा व्यक्त कर सभी को भावुक कर दिया। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर पिछले 3 सालों से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में मंगलवार को भी इसी तरह का रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बड़े भाई प्रेम सिंह जी मदारा ने वैसे सब कुछ आपको बता ही दिया है। महाराणा प्रताप की 485वीं जो जन्म जयंती के साप्ताहिक कार्यक्रम में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेवाड़, कृष्ण कल्याण संस्थान और महादेव सेना तीनों के बैनर तले हमने एक छोटा सा ये रक्तदान का कार्यक्रम रखा है। इसमें अभी तक की जो रक्त दान हुआ है वो उत्साहवर्धक है और हम इसको 2019 से रेगुलर कर रहे हैं। जब कोरोना टाइम लगा था तो वैक्सीनेशन के कैंप, और तब से लेके अब तक इसको हम रेगुलरली इसको फॉलो किया हुआ है 7 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत। तो सभी जो भी पधारे हैं जिन्होंने रक्त दिया है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती के 7 दिवसीय प्रोग्राम के अंतर्गत आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और कृष्णा संस्थान ने एक सुंदर आयोजन जनहित के अंदर, पहले हम रक्त बहाते थे, अब रक्त के द्वारा लोगों का जीवन बचाने का कार्य जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के भाई यागवेंद्र सिंह जी कर रहे हैं और बहुत ही उत्साह से, और हमारे बीच में रक्तवीर कप्पू जी भी है। ये एक वास्तव में प्रेरणा के स्रोत है शहर के लिए कि जब कोई भी व्यक्ति सुनता है कि 100 बार ब्लड दे दिया है तो फिर वो आदमी 2 बार तो दे सकता है। तो इस तरीके का एक सुंदर आयोजन इस मौके पर प्रताप जयंती के 7 दिवसीय प्रोग्राम के अंदर रखा गया है। और हम अपनों के लिए तो सब करते हैं, लोगों का जीवन बचाने का जो कार्य कर रहे हैं वो ये रक्तवीर कर रहे हैं। सभी रक्तवीरों को बहुत बहुत साधुवाद, और इस मुहिम को निरंतर हम आगे बढ़ाना चाहिए और बढ़ा भी रहे हैं। और मैं सभी आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बहुत ही शुभ कार्य आपने इस आयोजन और इस गरिमामय पर्व के लिए किया है। तो आने वाले समय में भगवान एकलिंगनाथ आप में इतना रक्त भरे कि वो निरंतर आप उसको दान कर सके। धन्यवाद। महाराणा प्रताप जयंती महोत्सव की 7 दिवसीय श्रृंखला के अंतर्गत मंगलवार को प्रतापनगर उपभोक्ता भंडार स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर दुग्धाभिषेक एवं माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह आयोजन विद्या प्रचारणी सभा एवं BN ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर सामाजिक संगठनों की उपस्थिति रही। दुग्धाभिषेक के साथ पूजा अर्चना कर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बलिदान एवं शौर्य को स्मरण किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के जीवन आदर्शों, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति समर्पण को प्रेरणा स्रोत बताया। आपको बता दें कि प्रताप जयंती को लेकर उदयपुर में 7 दिवसीय महोत्सव चल रहा है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। प्रताप जयंती के दिन उदयपुर शहर में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों नागरिक, स्कूली छात्र, सामाजिक संगठन भाग लेंगे। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरे हुए महाराणा प्रताप की गौरवशाली इतिहास का जन्मासन से
परिचय कराएगी। कार्यक्रम संयोजकों ने अधिक से अधिक नागरिकों से सहभागिता की अपील की है। जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक सूरज चांद रहेगा। मंगलवार को शनि जयंती के पावन अवसर पर उदयपुर के लोहा बाजार स्थित प्राचीन शनि मंदिर में पूरे दिन भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा। इस खास दिन को लेकर मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया और शनिदेव का भव्य श्रृंगार किया गया। भक्तों ने पुष्प, तेल और काले तिल अर्पित कर शनिदेव से सुख समृद्धि अपनी कामना की। सुबह विधिवत रूप से पूजा अर्चना के बाद यज्ञ मंडप में एक विशेष हवन का आयोजन किया गया, जिसमें पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूर्णाहुतियां अर्पित की। इस हवन में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं का मानना था कि इससे जीवन के कष्ट दूर होते हैं और शनि की कृपा प्राप्त होती है। दिन भर मंदिर परिसर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहा। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों और स्वयंसेवकों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए थे। इस अवसर को लेकर आज रात एक भजन संध्या का भी आयोजन होने जा रहा है। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन जोशी, वर्तमान पुजारी श्री शनि महाराज मंदिर, हाथीपोल, लोहा बाजार। आज शनि जयंती है, भगवान शनिदेव का जन्मदिन है और भगवान शनिदेव का जन्मदिन मनाया जा रहा है हाथीपोल स्थित शनि महाराज मंदिर, लोहा बाजार में। और भक्तों की रेलम चल रही है, दर्शनार्थी आ रहे हैं और आज यहाँ पर भगवान शनिदेव के निमित्त काफ़ी विविध कार्यक्रम होंगे। आज सबसे पहले जो कार्यक्रम हुआ, रजत आंगी धारण हुई, फूलों का श्रृंगार हुआ प्रभु का, और हवन जो नवग्रह शांति के लिए और भगवान शनिदेव के निमित्त भक्तों के कल्याण के लिए हवन किया जा रहा है। और उसके बाद 4:30 बजे स्वर्ण आंगी धारण कराई जाएगी शनि देवता को, और शाम 7:30 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा और सर्व भक्त कल्याण हेतु शनिदेव के निमित्त जाप किए जाएंगे। और शाम 9 बजे भजन संध्या का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें शनि महाराज को कथा की जाएगी और सुप्रसिद्ध गायक जो है राधेश्याम वैष्णव, उनको बुलाया गया है, जो आके भक्तों के लिए शनि देवता की कथा कहेंगे और भक्त कल्याण हेतु बाद में प्रसाद वितरण किया जाएगा। जय शनिदेव। उदयपुर जिले के नाहर मगरा स्थित आमलिया जी बाबजी मंदिर प्रांगण में खतीक समाज की एक विशाल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता सांगवा निवासी व पूर्व प्रधानाचार्य श्री भैरूलाल तंवर ने की। बैठक में उदयपुर जिले के पूर्वी क्षेत्र के 22 गांवों से आए समाज के पंचों ने भाग लिया। सभी पंचों का नाहर मगरा नवयुवक मंडल द्वारा उपरना उड़ाकर पुष्प वर्षा व भव्य आतिशबाजी के साथ ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। भैरूलाल तंवर के कुशल मार्गदर्शन में इस बैठक का सफल आयोजन हुआ, जिसमें समाज हित में 4 महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। शादी विवाह में 50 ग्राम से अधिक सोने के आभूषण ले जाने पर रोक, गोल विंटी में कपड़ों की जगह अब केवल लिफाफा ही स्वीकार किया जाएगा। मृत्यु भोज की प्रथा समाप्त की जाएगी एवं उठावना एक ही दिन में पूर्ण होगा। विवाह पश्चात वारनाथ में केवल परिवार के 11 सदस्य ही भाग लेंगे। बैठक में सर्वसम्मति से एक नए संगठन श्री खटीक समाज ग्रामीण एकता मंच की स्थापना की गई। सभी पंचों ने करतल ध्वनि से इस निर्णय का स्वागत किया। संगठन के अध्यक्ष पद हेतु भैरूलाल तंवर का नाम प्रस्तावित किया गया, जिसे उन्होंने समाज की आगामी बैठक तक स्थगित रखा। इस नवगठित संगठन का कार्यालय खेमली स्टेशन पर स्थापित किया जाएगा। बैठक के अंत में श्री भैरूलाल तंवर ने सभी पंचों का आभार व्यक्त करते हुए नाहर मगरा के आयोजनकर्ताओं की प्रशंसा की।
जिनकी मेहनत से यह ऐतिहासिक बैठक संभव हो सकी। राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। घूसखोर एएसआई चढ़ा एसीबी के हत्थे 10,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों हुआ गिरफ्तार। किसी मामले में नाम हटाने की एवज में मांगी थी रकम। उदयपुर में कोरोना की एंट्री से चिकित्सा विभाग में हड़कंप। 2 नए मामले आने के बाद चिकित्सा विभाग हुआ अलर्ट। लोगों से की एहतियात बरतने की अपील। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर एक बार फिर हुआ सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार गिरी 60 फीट खाई में। हादसे में 2 युवक हुए गंभीर घायल। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।